हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में और महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखा जाए। यहाँ पर जो आपका सवाल होगा वह सवाल दाब और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर होगा, क्योंकि इससे जो है परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखा जाए। जैसे आपका ये पहला सवाल है, कह रहा है कि एक मोहर बंद केतली का द्रव्यमान 700 ग्राम है तथा आयतन 500 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या यह केतली जल में डूब जाएगी जबकि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है? ओके, यहां पर यह दिया गया है कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। हमें यह बताना है कि यदि इस बंद केतली को अगर हम जल में डाल दें तो क्या यह केतली जल में डूब जाएगी अथवा जल में तैरेगी। अगर देखिए, हमने आपको बताया था, अगर केतली का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा हो जाए तब केतली जल में डूब जाएगी, और यदि केतली का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाए तब केतली जल के ऊपरी सतह पर तैरेगी, डूबेगी नहीं। तो इसके लिए शर्त यह है कि अगर केतली का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा हो जाए तो केतली जल में डूब जाएगी, और यदि केतली का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाए तो केतली जल में नहीं डूबेगी बल्कि जल के ऊपरी सतह पर तैरेगी। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले केतली का घनत्व निकालना पड़ेगा। तो आइए देखा जाए। यहां पर दिया है कि एक मोहर बंद केतली का द्रव्यमान 700 ग्राम है, ठीक है, तथा आयतन 500 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या यह केतली जल में डूब जाएगी जबकि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन ये दिया गया है। आइए हम लोग सबसे पहले ना केतली का घनत्व निकालेंगे कि केतली का घनत्व होगा क्या। तो आइए देखा जाए। यहां पर दिया गया है केतली का द्रव्यमान यम ये दिया गया है 700 ग्राम। ओके, अच्छा, और केतली का आयतन जो है, केतली का आयतन है V, ये दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात घन, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे केतली का घनत्व। केतली का घनत्व बराबर ये हो जाएगा केतली का द्रव्यमान बटे केतली का आयतन। ओके, चलिए देखा जाए। केतली का द्रव्यमान 700 ग्राम दिया गया है, हम लोग यहां पर लिखेंगे 700 ग्राम, कोई दिक्कत। अच्छा, और केतली का जो आयतन है वह दिया गया है 500 सेंटीमीटर घन मतलब क्यूब, हम लोग यहां पर लिखेंगे। अच्छा, एक मिनट, इसको हम लोग लिख सकते हैं यम अपान वी। यम का मान दिया गया है 700 ग्राम, हम लोग यहां पर लिखेंगे 700 ग्राम। ओके, और आयतन इसका भी जो है वो दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए देखा जाए। यह 0 इस 0 से कट जाएगा, यह 0 इस 0 से कट जाएगा। 7 में 5 से भाग दीजिए तो 5 एकम 5, 7 में से 5 जाए 2, ठीक ना।
0.0, 5 चौक के 20, 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये केतली का घनत्व आ गया, ठीक है ना। अगर हम अच्छा और देखा जाए यहां पर केतली का घनत्व आ गया है, ये आ गया है बराबर 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जल का घनत्व ये वास्तव में दिया गया है, ये है 1 ग्राम, 1.0 मान लीजिए, 1.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर यदि हम लोग ध्यान दें तो यहां केतली का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि केतली जल में डूब जाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा हो जाए तो वह वस्तु उस द्रव में डूब जाएगी, और यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो जाए तो वह वस्तु द्रव में तैरेगी। तो यहां पर केतली का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा है। अरे भाई देखिए, केतली का घनत्व 1.4 है, जबकि जल का घनत्व 1.0 है, तो 1.4 वह बड़ा है 1.0 से। इसका मतलब केतली द्रव में, मतलब केतली जल में डूब जाएगी। लिखेंगे चूंकि केतली का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है, अर्थात 1.4 ये बड़ा है 1.0 से, इसलिए केतली जल में डूब जाएगी। ओके, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए देखा जाए, यह दूसरा सवाल है, तो इसको हम सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि यह सवाल, मतलब इस सवाल में क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है। आइए देखा जाए। कह रहा है कि यदि एक लोहे की वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो यह 8 किलोग्राम द्रव को विस्थापित करती है। ओके, चलिए, लोहे की वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल का मान न्यूटन में ज्ञात कीजिए। हमें यह बताना है कि जब उस लोहे की वस्तु को जल में डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर उत्प्लावन बल का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि यह सवाल आर्किमिडीज के सिद्धांत पर हल होगा। हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूरा डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर द्रव के द्वारा एक बल लगता है, और वह बल वस्तु पर ऊपर की तरफ लगता है, और उस बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल, और यह उत्प्लावन बल उस वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। आइए हम लोग इसे लॉजिक से हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉजिक को देखेंगे। लॉजिक को देखने के बाद तब हम इस सवाल को बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखा जाए। मान लीजिए कि यह कोई एक बर्तन है, ओके, और इस बर्तन में लबालब मतलब पूरा पानी भरा है, जल भरा है।
को देखकर ये पानी है या जल। चलिए, हमने क्या किया कि एक वस्तु लिया और मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, ये कोई वस्तु है। अब हम इस वस्तु को इस जल में डुबोएंगे, डालेंगे। चलिए, हमने इसको यहां से पकड़ा और हमने इसको यहां पे डाल दिया। ये अब यह वस्तु जो है यहां पे चली जाएगी। ओके, अच्छा, जैसे ही हमने इस लोहे की वस्तु को जल में डुबोया तो हमने देखा कि कुछ जल इस वस्तु के द्वारा विस्थापित हो गए, मतलब हटा दिए गए। ठीक है, और जो जल विस्थापित किया गया इस लोहे की वस्तु के द्वारा, उसका द्रव्यमान वो आ गया 8 किलोग्राम। तो इसका भार क्या होगा? विस्थापित जल का भार हो जाएगा m इंटू जी। ठीक है ना, यम का मान 8 किलोग्राम, और यहां पर देखिए, यहां पर जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दिया गया है, और जी का मान 10 है। ये आपका आ गया 10 अठे 80 न्यूटन। चलिए, हम लोग लॉजिक समझते हैं। हमने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरा या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की तरफ द्रव एक बल आरोपित करती है, और उस बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल। और यह उत्प्लावन बल इस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, अर्थात उत्प्लावन बल इस 80 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यही 80 न्यूटन उत्प्लावन बल हो गया। हम लोग यहां पर लिखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वस्तु पर आरोपित बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ओके, यहां लिखेंगे। इसलिए उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा या लोहे की वस्तु द्वारा, लोहे की वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार, और ये भार आया है 80 न्यूटन। 80 न्यूटन, यही आपका उत्प्लावन बल आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो इस वस्तु पर, इस लोहे की वस्तु पर जल या द्रव 80 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ आरोपित करें। ठीक है ना, तो ठीक है, आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करेंगे।
धन्यवाद।